नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारियों से भरी हुई वीडियो में। तो क्या कभी आपने सोचा है कि भारत का वो कौन-सा राज्य है, जहाँ के लोगों को ₹1 भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता? भले चाहे उनकी इनकम 1 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो या 1 करोड़ रुपए हो सालाना, तब भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता। तो चलिए इस बात करते हैं वो कौन-सा राज्य है, जहाँ पर लोगों को ₹1 भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत के अंदर जो इनकम टैक्स लेने का अधिकार है वो किसको है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो है ही, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट बनाया किसने? इसके ऊपर बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने के कारण जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और तो वो और उसके द्वारा जितने भी जो रूल हैं वो सारे के सारे केंद्र सरकार बनाती है और ये यूनियन लिस्ट के अंदर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आता है। केंद्र सरकार के अधीन होने के कारण किसी भी राज्य की सरकार अपने हिसाब से ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं वो इनकम टैक्स नहीं देंगे। तो सभी को इनकम टैक्स पूरे भारत के अंदर हर राज्य को देना पड़ता है। लेकिन वो कौन-सा एक राज्य है जहाँ के लोग आज भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं? तो इस राज्य पर पर्दा उठाते हुए चलिए हम उसका नाम बताते हैं। वो राज्य है भारत का सिक्किम राज्य। जी हाँ, सिक्किम राज्य भारत का वो राज्य है जहाँ के लोग ₹1 भी इनकम टैक्स नहीं देते। ना कोई उन्हें आईटीआर फाइल करना पड़ता है, ना वो 31 जुलाई जो हर साल आती है, जो कि डेडलाइन होती है इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करने की, ना उनकी उनके उन्हें कोई झंझट है और ना ही कोई इनकम टैक्स का नोटिस उनके यहाँ आता है। कोई भी इनकम टैक्स से संबंधित उनको कुछ भी जो डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? कि पूरे देश को इनकम टैक्स देना पड़ता है लेकिन सिक्किम को नहीं देना पड़ता। तो इसके पीछे जो मेन वजह है वो है जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ था। ये बात 26 अप्रैल 1975 की है जब सिक्किम का भारत में विलय हो गया था। सिक्किम के उस समय 97% से ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी कि वो भारत में मतलब भारत में विलय होना चाहते हैं सिक्किम, वो सारे के सारे इस बात के समर्थन में है। तो उस समय पहले जहाँ पर एक राजा हुआ करता था वहाँ पर एक तरह से राजतंत्र अब प्रजातंत्र में बदल चुका था। तो लेकिन जब भारत में सिक्किम का विलय हुआ क्योंकि सिक्किम एक अलग से एक देश था, जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ तो बहुत सी शर्तें थी, पुराने कानून थे, जिनके अंतर्गत जो सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल एक्ट 1948 था वो भी था। तो भारत सरकार ने संवैधानिक दर्जा उसे देते हुए जो सिक्किम जो इनकम टैक्स एक्ट 1948 था, मैनुअल एक्ट 1948 था, वो मान लिया और जितने भी जो दूसरे एक्ट थे जिनके अंदर जो अनुच्छेद 371 एफ आता है जिसके तहत जो सिक्किम है उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है और जो दूसरा एक्ट है वो है सेक्शन 10 26 ट्रिपल ए। इस एक्ट के अनुसार सिक्किम के जितने भी मूल निवासी हैं या जो पूर्वज हैं सिक्किम के 1975 ईस्वी से पहले के, ईस्वी बोल रहा हूँ, सन 1975 से साल 1975 से जितने भी पहले के हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए सिक्किम के जो लोग हैं वो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। जो भी 1975 से पहले वहाँ रहते थे, वहाँ के मूल निवासी हैं और इसके साथ-साथ जब ये विलय हुआ तो वहाँ पर एक एसएसआर यानी सिक्किम का एक जो रजिस्टर था, वहाँ के जिस टाइम ये सब हो रहा था तो एक रजिस्टर वहाँ पर लगाया गया और उस रजिस्टर में जिन भी लोगों के नाम थे 1975 से पहले वाले यानी विलय से पहले वाले और विलय के बाद भी उसमें बहुत सारे लोगों के नाम ऐड करे गए क्योंकि उस समय उनका नाम उस रजिस्टर में नहीं था, तो बाद में वो उनका नाम लिखा गया। तो उन सब लोगों को उन्होंने अपनी ये पहचान उस टाइम प्रूव कर दिया था कि वो सिक्किम के लोग हैं और उनके पूर्वज सिक्किम के थे, वहाँ इनका जन्म हुआ है और उनकी संपत्ति वगैरह सिक्किम के अंदर है। तो उन लोगों पर कोई भी इनकम टैक्स का जो वो है एक्ट लागू नहीं होता। अब हम बताते हैं कि सिक्किम की जो भूगोलिक स्थिति है या कुछ और बातें करते हैं जो कि जिससे आपको पता लगेगा कि सिक्किम क्यों जो दूसरे अन्य राज्य हैं, उन जैसा ही है लेकिन जो कुछ ऐसे कानून हैं जो पहले थे उन वो भारत में एज़ इट इज़ सिक्किम के लिए मायने रखते हैं। तो अगर कृषि के क्षेत्र में बात की जाए तो सिक्किम एक कृषि प्रधान राज्य है। सिक्किम के अंदर चावल भी उगाया जाता है, जो सिक्किम का दक्षिणी भाग है वहाँ पर चावल उगाया जाता है। सीढ़ी-नुमा जो खेत है वो बनाए जाते हैं सिक्किम में क्योंकि सिक्किम एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर चाय उगाई जाती है, संतरे उगाए जाते हैं, ये अपना
और क्या उगाया जाता है, इलायची उगाई जाती है, अदरक उगाई जाती है। इसके साथ-साथ जो पूरे भारत के अंदर इलायची का सबसे ज़्यादा जो उपज होती है, वो सिक्किम के अंदर ही होती है। इसके साथ-साथ सिक्किम की अगर जनसँख्या की बात करी जाए, आय की हम आगे बात करेंगे कि आय के कौन-कौन से जो स्रोत हैं, जो कि टैक्स एग्जेम्पशन है, यानी जिस पर टैक्स इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जनसँख्या की। 2011 में ही आखिरी जनसँख्या हुई थी पूरे भारत में जनगणना हुई थी, यानी सेंसस हुआ था। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो सिक्किम की जनसँख्या है वो 6,10,000 से थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब उस चीज़ को 14 साल हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है जो जनसँख्या है सिक्किम की वो तो बढ़ ही गई होगी। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि जब वो विलय हुआ था तो उसके बाद जो जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें ये कहा गया था कि सिक्किम के जो मूल निवासी है, उनकी जो आय है, जो प्रॉफ़िट है, जो अर्निंग है, वो किसी भी सोर्स से हो, किसी भी बिज़नेस से हो, किसी भी प्रोफ़ेशन से हो। यहाँ तक कि अगर सिक्योरिटीज़ से उन्हें कुछ इनकम होती है, उसके ब्याज से इनकम होती है, तो उस पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि अगर उस समय के लोग अगर यानी 1975 वाले और जो उसके बाद जिनका भी नाम उसमें आया था, जो जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो सिक्किम के मूल निवासी है या उनके पूर्वज सिक्किम के मूल निवासी थे। तो उन लोगों को शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने पर, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करने पर जो इंटरेस्ट होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना। इसके साथ-साथ कंपनियाँ जो डिविडेंड देती हैं, उस पर भी किसी प्रकार का टैक्स सिक्किम के मूल निवासियों से नहीं लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें सिक्किम को दूसरे राज्यों से अलग बनाती है, क्योंकि कोई भी भारत का राज्य हो, वहाँ इनकम टैक्स जो भी स्लैब है, जैसे अब जो स्लैब है वो 12 लाख तक, उसमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन सिक्किम के लोगों पर बिल्कुल ही नहीं लगता। तो अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर आप सिक्किम में जाकर कुछ साल वहाँ रहकर ज़मीन लेकर कारोबार शुरू करते हैं, तो क्या आप पर भी ये शर्तें और नियम कानून लागू होंगे? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। आप पर ये नियम और शर्तें बिल्कुल लागू नहीं होंगी। आपको पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स के अंदर, जितने स्लैब के अंदर जो टैक्स आता है, वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो सिक्किम में जो लोग इनकम टैक्स नहीं भरते, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिक्किम के अंदर जो आय प्राप्त हो रही है अलग-अलग सोर्सेज़ से, उनके लिए है, और जो बाहर से कुछ विशेष आय के सोर्सेज़ हैं, उनके ऊपर है। जो सिक्किम के नागरिक भी होने चाहिए उससे पहले, वो जो मूल निवासी है, वो प्रूव होना चाहिए। तो ये पूरी घटना है, ये पूरा क्या है कि सिक्किम का वृत्तांत है। सिक्किम ऐसा राज्य है जो गोवा के बाद आई थिंक दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, और भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है, जो अपने आप में बहुत सही बात है। ठीक है? जितनी कम जनसंख्या उतना कम उत्पाद होता है। इसके साथ-साथ सिक्किम के अंदर दवाएँ बनती है, सिक्किम के अंदर इंडस्ट्री है, और सिक्किम के अंदर जो शायद जो चर्म उद्योग है वो भी विकसित हो रहा है। सिक्किम के अंदर धीरे-धीरे पर्यटन में जितनी भी वो होती हैं उपलब्धियाँ वो हासिल की जा रही हैं। लोग वहाँ पर घूमने-फिरने जाते हैं, जिससे उनका जो रेवेन्यू है स्टेट का वो बढ़ता है। तो ये सारी बातें जो अभी बताई गई है मैंने, इससे पता लगता है कि सिक्किम के अंदर जितनी भी ये विशेषताएँ हैं, वो इसको एक विशेष राज्य बनाती हैं, और साथ-साथ में अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, तो सिक्किम के अंदर कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है, जो कि नेपाल बॉर्डर पर है, और सिक्किम के जो लोग हैं, वो भी अलग-अलग भाषाएँ जानते हैं, वो हिंदी भी जानते हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें आई थिंक ईसाई भी हैं, और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं सिक्किम के अंदर, और अलग-अलग भाषाएँ जहाँ पर क्षेत्रीय भाषा ये सब होती हैं। ये सारी चीज़ें ये भी बताते हैं कि भारत विविधता में एकता को कैसे अपनाता है, अलग-अलग जो स्टेट्स की जो परंपराएँ होती है, जो उनके रीति-रिवाज होते हैं, और जो मान्यताएँ होती हैं, उनको संविधान के अकॉर्डिंग कैसे दर्जा देता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कई बार ये ऐसी बात होती रहती है कि सिक्किम के जो विलय के बाद जो लोग ऐड हुए हैं और जो इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, उनको लेकर विवाद होता रहता है। लेकिन इसी के कारण जो सुप्रीम कोर्ट है और जो भी न्यायिक तंत्र है, अलग-अलग स्टेट्स का या कहें कि भारत का, वो समय-समय पर इस पर स्पष्टीकरण जारी करता रहता है, सिक्किम के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको लेकर, ताकि भारत के अंदर सिक्किम को लेकर एक अलग तरह की मेंटालिटी या वो डेवलप ना हो, क्योंकि सिक्किम भी भारत का ही एक अंग है। बस वहाँ जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन थे, कुछ उनको बनाए रखा है, और वो बिल्कुल ठीक भी हैं। इस वीडियो में जो ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, ये एक तो विकिपीडिया से ली गई है इन्फॉर्मेशन सोर्स, क्योंकि वो एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन का सोर्स लगता है मुझे। कुछ न्यूज़ आर्टिकल से ली गई है, और इंटरनेट से तो सर्च की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ-साथ अगर आपको रेपो रेट से संबंधित कुछ जानना है, जो कि हाल में 50 बेसिस पॉइंट कम हुई है,
और उसके अंतर्गत वो कौन से लोन हैं जो सस्ते हो जाएँगे। ईएमआईज़ अगर आपने पहले से लोन ले रखा है तो वो सस्ते हो जाएँगे। और 8वाँ वेतन आयोग जो हो सकता है अगले साल लागू हो, उसमें जो आपकी तनख्वाह वो कैसे 50,000 को पार कर सकती है अगर आप सेंट्रल कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी हैं। तो इन सब को जानने के लिए आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।